हाय एवरीवन, मैं अर्शद वालेकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के आखिर में मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? आसान भाषा में स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस या कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में अपने शेयर्स की लेन देन कर सकते हैं। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों के भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। स्टॉक एक्सचेंज पे आपको शेयर्स की लेन देन करने के लिए एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की ज़रूरत होती है। तो जानते हैं ब्रोकर्स के बारे में। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स एक इंडिविजुअल या फर्म होती है जो आपके बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं कुछ फीस या कमीशन के लिए। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोडा, अपस्टॉक्स, ग्रो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कोई भी ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में। स्टॉक मार्केट इंडाइसेस क्या होते हैं? आपने निफ्टी, सेंसेक्स बहुत बार सुना होगा। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे आया। इन सब का क्या मतलब है? तो निफ्टी 50 मतलब एक कलेक्शन ऑफ 50 कंपनियां, 50 कंपनियों का एक कलेक्शन होता है। क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस हम मॉनिटर करते हैं एक बेंचमार्क पकड़ के। सिमिलरली सेंसेक्स 30 एक 30 कंपनियों का कलेक्शन होता है जो हमको ये इंडिकेट करता है कि मार्केट आज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां आती है, कौन कौन से सेक्टर से आती है, क्या ये सारी कंपनियों का वेटेज सेम होता है? चलिए एक नज़र डालते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस, वेटेज है 10.86%। फिर सेकेंड कंपनी है एचडीएफसी बैंक जो है फिनेंशियल सर्विसेज से, वेटेज है 8.58%। फिर है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर से है, जिसका वेटेज है 8.49%। फिर है आईसीआईसीआई बैंक जिसका वेटेज है 7.23%। फिर है एचडीएफसी जिसका वेटेज है 6.02%। और सिक्स कंपनी है टीसीएस जिसका वेटेज है 5.11%। तो आप एक नज़र इन 6 कंपनियों पे डालोगे, आप समझ जाओगे कि इन 6 कंपनियों का कंबाइंड वेटेज है 45%। तो निफ्टी का परफॉर्मेंस इन 6 कंपनियों पे डिपेंडेंट होता है। अगर ये 6 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है तो निफ्टी भी अच्छा इंडिकेशन देता है। अगर इन सब का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, निफ्टी भी निगेटिव इंडिकेशन देता है। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होने वाली कंपनी की एक्चुअल वैल्यू होती है। आइए देखते हैं वो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बाय द प्रेजेंट शेयर प्राइस। अब बात करते हैं एक कंपनी एबीसी के बारे में, जिसके टोटल शेयर्स 100 है और करंट मार्केट प्राइस है 10 रुपये। तो कंपनी की वैल्यू हो गई 1000। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा सीआर यानी क्रॉर्स में होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इन सारी कंपनियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां। लार्ज कैप कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन होता है 20,000 करोड़ से ऊपर। मिड कैप्स का होता है 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में। स्मॉल कैप कंपनियों का वैल्यूएशन होता है 5,000 करोड़ से नीचे। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल होती है, कम रिस्की होती है कंपेरेटिवली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों से। बट जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ रिवॉर्ड्स भी कम होते हैं। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप कंपनियां थोड़ी ज़्यादा रिटर्न्स देती है, बट रिटर्न्स के साथ आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ता है। अब जानते हैं शेयर प्राइस मूवमेंट के बारे में। शेयर का प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? यहाँ पे भी सप्लाई एंड डिमांड का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कमोडिटीज़ में होता है, गुड्स में होता है। अनियंस का जैसे सप्लाई ज़्यादा होता है, प्राइस कम होती है, सप्लाई कम होता है, प्राइस ऊपर जाती है। शेयर्स का भी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे, जैसे आप देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन पे एक सप्लाई एंड डिमांड का ग्राफ आपको दिखेगा। अगर डिमांड यहाँ से यहाँ जाता है तो प्राइस बढ़ेगा,
अगर डिमांड कम होता है तो प्राइस भी कम होगा। तो अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस भी गिरेगा। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड का, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो शेयर प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है न्यूज़। अगर कोई कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तो मोस्ट लाइकली उसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अगर न्यूज़ नेगेटिव है तो उसका शेयर प्राइस नीचे आएगा। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बेनिफिशियल है तो एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक मार्केट पे दिखेगा। अगर बेनिफिशियल नहीं है तो स्टॉक मार्केट नेगेटिव इंडिकेशन देगा। तीसरा पॉइंट है ग्लोबल सेंटिमेंट्स या जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन बना है, उसका इम्पैक्ट आप सारे स्टॉक मार्केट्स पे देख सकते हो। चौथा पॉइंट है इन्फ्लेशन। जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, उसका इम्पैक्ट आप शेयर प्राइस पे देख सकते हो, शेयर प्राइस भी नीचे आएगा। पांचवा फैक्टर है क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर कोई कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और सिमिलरली उसका प्राइस भी बढ़ेगा। कोई कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छा नहीं आता है, उसकी डिमांड घटेगी और शेयर प्राइस भी कम होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो शेयर प्राइस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल कर सकते हो। अब हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे आप कंपनी के हेल्थ के बारे में जान सकते हो। आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अगर फंडामेंटल एनालिसिस सही से करते हो तो आपकी रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। फंडामेंटल एनालिसिस आप सीख जाते हो तो आपको कोई भी एक्सटर्नल टिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद के डिसीजन खुद ले सकते हो। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी कैसे पैसे बना रही है वो बिजनेस मॉडल से हमको समझेगा। फिर बात करेंगे फिनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के सेल्स नंबर्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे ग्रो हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कैसे है, कंपनी के कुछ रेशियोज हम देखेंगे। फिर बात करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में, कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो कर रही है, क्या वो स्टैग्नेंट तो नहीं बनी है। फिर बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स के बारे में, कंपनी के जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स है उनके क्या नंबर्स है, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे हम जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको मॉनिटर करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। कुछ नई एक्विजिशंस हुई है, कुछ नई फैक्ट्रीज उन्होंने डाली है, कुछ फैक्ट्रीज बंद हुई है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में करेंगे। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट रीडिंग प्रोसेस है जिससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी और आपको कहाँ एंटर करना है और कहाँ एग्जिट करना है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये चार चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले है ट्रेंड, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम। अब जानते हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स तीन टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड यानी बुलिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड यानी न्यूट्रल ट्रेंड। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में शेयर का प्राइस हमेशा ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक शेयर का प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में मूव हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड। फिर पॉइंट सी से पॉइंट डी तक शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है, जिसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड। अब देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक चार्ट यहाँ पे है। चार्ट को आप अगर देखोगे तो ये जो लाइन बनी है उसके नीचे शेयर का प्राइस नहीं जा रहा है, ये लाइन को टच करके वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जैसे ही प्राइस ये लाइन के नज़दीक आता है, यहाँ बायर्स एंट्री करना चालू करते हैं, शेयर्स बाय करना चालू करते हैं, इसलिए हम इस लाइन को बोलते हैं सपोर्ट लाइन। सिमिलरली अगर आप देखोगे ऊपर के साइड पे शेयर का प्राइस एक लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ जैसे ही वो प्राइस टच करता है, यहाँ सेलर्स एग्जिट करना चालू करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। अब ये पॉइंट से शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अब जो बायर्स है
उन्होंने ये पॉइंट पे भी एंट्री करना चालू किया है, शेयर्स बाय करना चालू किया है। अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो बाइंग वॉल्यूम यहाँ नीचे ज़्यादा होंगे सेल वॉल्यूम से, जिसके कारण शेयर का प्राइस ऊपर पुश होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट या पॉजिटिव ब्रेकआउट। अब जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर पुश होता है, वो एक नया रेजिस्टेंस पकड़ लेता है और जो पुराना रेजिस्टेंस है वो बन जाता है सपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक टाइम तक ये रेंज में शेयर का प्राइस मूव हो रहा है। अब देखते हैं ये पॉइंट के नीचे शेयर का प्राइस नहीं आ रहा था, ये लाइन के नीचे शेयर का प्राइस नहीं आ रहा था, बट अगर ये पॉइंट से आप देखोगे तो शेयर का प्राइस नीचे आना चालू हो गया। इसका ये मतलब है जो सेलर्स यहाँ पे एग्जिट कर रहे थे, उन्होंने अभी यहाँ पे भी एग्जिट करना चालू किया, जिसके कारण डिमांड कम हुआ, सप्लाई ज़्यादा और शेयर का प्राइस नीचे आ गया, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ब्रेकआउट। तो आसान भाषा में सपोर्ट का मीनिंग ये है कि एक जोन या लाइन जिसके नीचे शेयर का प्राइस नहीं जा रहा है। रेजिस्टेंस का मीनिंग ये है कि एक लाइन या जोन जिसके ऊपर शेयर का प्राइस नहीं जा रहा है। अब जानते हैं कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्होंने कंपनी की शुरुआत की है, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, फाउंडर्स। अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके पहले आप कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जान के ही इन्वेस्ट करो। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो आपका पैसा सेफ है। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, कुछ केसेस चल रहे हैं, तो आप वो कंपनी अवॉइड कर सकते हो ताकि आपको लॉस ना हो। अब जानते हैं एफआईआई और डीआईआई क्या होते हैं। एफआईआई है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब देखते हैं कुछ फिनेंशियल रेशियोज। सबसे पहले हम बात करेंगे पी रेशो के बारे में। पी रेशो आपका है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जो कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है ये बताता है। अगर कंपनी का पी रेशो 40 से कम है तो यूजुअली उसे अच्छा माना जाता है, ये कोई थंब रूल नहीं है। पी रेशो का मीनिंग ये है इन्वेस्टर्स कंपनी को कितने रुपए देना चाह रहे हैं 1 रुपया अर्न करने के लिए। तो कोई कंपनी का पी रेशो अगर 30 है, इसका मतलब ये है कंपनी को इन्वेस्टर्स 30 रुपए दे रहे हैं 1 रुपया अर्न करने के लिए। दूसरा रेशो जो हम मॉनिटर करेंगे वो है आरओसी। आरओसी का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसी रेशो आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताएगा। अगर आरओसी 15 से ऊपर है तो वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अगेन ये कोई थंब रूल नहीं है। अगला रेशो जो हम मॉनिटर करेंगे वो है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो हमें कंपनी के लायबिलिटीज के बारे में बताएगा। डेट टू इक्विटी रेशो अगर 0 या 0 से नज़दीक है तो वो कंपनी कम रिस्की मानी जाती है। ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कैपिटल इंटेंसिव है वो कंपनियों का डेट टू इक्विटी रेशो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। चौथा रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड करके। ये एक लिक्विडिटी रेशो है जो हमको बताएगा कंपनी की एबिलिटी के बारे में, जो भी शॉर्ट टर्म ड्यूज है, ऑब्लिगेशंस है, वो कंपनी पे कर सकती है कि नहीं। अगर कंपनी का करंट रेशो 1 से ऊपर है तो यूजुअली कंपनी अच्छी मानी जाती है। इन बेसिक चीज़ों का यूज़ हम आगे के सारे वीडियोस में करेंगे। अगर आप ये बेसिक्स का ध्यान रखते हो तो आप शेयर मार्केट में अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। अब जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आप सबसे कहा कि लास्ट में जाके मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा, तो उससे पहले हम जानते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। 2013 में मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चालू किया, तब मैं 22 साल का था। तब से लेके आज तक मैंने अपने पोर्टफोलियो में 70 से भी ज़्यादा कंपनियों के शेयर्स ऐड किए हैं। आप पूछोगे इतने ज़्यादा क्यों, तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट्स यूएस और इंडियन स्टॉक्स में होती है। 40% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक्स में होती है, 30% यूएस स्टॉक्स में होती है, 10% में क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता हूँ, 10% गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, 10% में कैश रखता हूँ बैंक्स में इमरजेंसी के लिए। मेरा मेन फोकस होता है ग्रोथ। मैं एक ग्रोथ इन्वेस्टर हूँ, एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कैलकुलेटेड रिस्क भी उठाता हूँ। मेरा मेजर इन्वेस्टमेंट्स इंडियन और यूएस स्टॉक्स में है, मैंने जैसे आपको बताया। उसमें भी 60% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनियों में होती है,
30 to 40% इन्वेस्टमेंट मेरी इमर्जिंग कंपनियों में होती है, जैसे मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप्स हो। मुझे 15 to 17% का रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है मेरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से हर साल। मैं एफडीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। मैं कुछ गिने चुने स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंट्राडे, पेनी स्टॉक्स, इन सब से थोड़ा दूर रहता हूँ। आगे के वीडियोस में हम इंडियन और यूएस स्टॉक्स की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिससे आप ये समझ पाओ कि आपको वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। आगे के वीडियोस में हम प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे जो मैं खुद यूज करता हूँ, इंडियन स्टॉक्स के लिए, यूएस के स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए मैं कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। तो ये सारी बातें हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप आगे के वीडियोस मिस ना करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।